कश्मीर लाइफ के आज के इस सेशन में आपका इस्तकबाल है। आज का ये सेशन खास है। आज का ये सेशन अहम होने वाला है। अहम इसलिए क्योंकि 12वीं जमात के सालाना इम्तहानात के नताइज जो है सामने आए, उसमें पास परसेंटेज जो है इस बारी 75% रही। कई सारे बच्चों ने मेडिकल का इंतखाब किया था, नॉन मेड का इंतखाब किया था, आर्ट्स, कॉमर्स, होम साइंस, इस तरह के सब्जेक्ट्स का इंतखाब किया था। लेकिन जो ही 12th पास करते हैं तो हम अक्सर देखते हैं जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं वो प्रिपरेशन करते हैं नीट के लिए, और जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं वो जेई के लिए प्रिपरेशन करते हैं। चाहते हैं कि हम इंजीनियर बने, चाहते हैं कि हम डॉक्टर बने। लेकिन क्या इंजीनियरिंग, डॉक्टर, फकत यही दो फील्ड्स हमारे पास है क्या, और कुछ भी नहीं? आज के इस सेशन में हमने एक खास मेहमान को दावत दी है, जो ये काइंड ऑफ काउंसलिंग सेशन रहेगा। आज का ये प्रोग्राम हम कुछ बातें उनसे पूछेंगे, कुछ सवालात करेंगे जो बच्चे हैं उनके लिए काफी सूदमंद साबित होंगे इंशाल्लाह। तो हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ आज के इस सेशन में डॉक्टर सीमन रुबाब, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, एनआईटी श्रीनगर। मैम, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। शुक्रिया तुम्हारा। मुझे लोगों से बात करने का मौका, और बच्चों के लिए अगर मेरी बातें कुछ फायदेमंद है, कुछ सूदमंद है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। जी मैम, आगाज हम इस बात से करना चाहेंगे जिस तरह से मैं अभी अर्ज कर रही थी कि जब साइंस बैकग्राउंड से कोई बच्चा होता है, 12th का रिजल्ट सामने आया तो वो चाहता है कि वो डॉक्टर बने, नीट का इंतखाब कर लेता है, नीट के लिए प्रिपेयर करता है। इसी तरह से इंजीनियरिंग हम देखते हैं, वो बच्चे जेई के लिए प्रिपेयर करते हैं। क्या यही हमारे पास फील्ड है और कुछ नहीं है? सबसे पहले तो मैं तमाम बच्चों को मुबारकबाद देना चाहूंगी जिन्होंने 12वीं जमात का इम्तहान अभी पास किया है। कुछ बच्चों को डिस्टिंक्शन आया है, कुछ फर्स्ट डिवीजन से हैं, कुछ के मार्क्स कम हैं। लेकिन शायद 12वीं में जो सब्जेक्ट चूज करना रहा होगा, शायद किसी के दबाव से, किसी की बातें सुन के, वालिदैन के, उन्होंने ऐसा चुनाव कर लिया होगा। तो इस वजह से मतलब उनके जी मार्क्स कम आए होंगे। मार्क्स से कुछ नहीं होता है, 12वीं का मार्क्स या 10वीं तो कोई। और चूंकि इस वक्त ये बच्चे कम उम्र के होते हैं और टीनेजर होते हैं, तो ये डिप्रेशन में और बहुत सारी चीजों में मतलब आ जाता है कि अरे मैंने इतना अच्छा लिखा था, या पीयर ग्रुप प्रेशर से कि वो मेरी सहेली या वो मेरा कजन, उसको इतने मार्क्स आ गए, मुझे कम आ गए। तो मार्क्स से कुछ होने वाला नहीं है। अब मुकाबला जाती इम्तहानात हैं और आप उसकी तैयारी करिए। और जो दो इम्तहानात होते हैं, जैसे अगर नॉन मेडिकल लिया है यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स लिया है, तो उसके लिए लोग जानते हैं कि जेई की तैयारी करना। ये किसी को बोलने की जरूरत नहीं होती। इतने बड़े बड़े इश्तहार, पोस्टर्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट शहर में खुले होते हैं कि वो सबको पता है ना। और इसी तरह मेडिकल मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लिया है तो मेडिकल जहन में है, ठीक है। तो ये दो इम्तहान, ये दो मुकाबला जाती इम्तहानों के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगी। इसके अलावा और क्या करियर हो सकते हैं तो उस पर बात करूंगी। लेकिन फिर भी मैं शुरुआत करूंगी मेडिकल फील्ड, मतलब जिसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रहा है। तो नीट तो आपको पता है। उसके अलावा जो आप एग्जाम दे सकते हैं वो है एग्रीकल्चर के फील्ड में, उसको कहते हैं AIEEA, है ना, यूजी, AIEEA, यानी ऑल इंडिया एग्जाम फॉर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड डेयरी टेक्नोलॉजी। तो ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च करवाता है। इसमें आप इंजीनियरिंग करते हैं एग्रीकल्चर में, या फिर फॉरेस्ट्री साइंस, इसमें होम साइंस भी आता है, इसमें डेयरी टेक्नोलॉजी भी आती है। तो ये काफी, और हमारे यहाँ स्कॉस्ट है तो उसमें, और फिर हमारा फॉरेस्ट्री डिवीजन है तो उसमें ये कोर्सेज होते हैं। इसके अलावा नीट के अलावा फिर आप वेटनरी साइंसेज का एग्जाम, इम्तहान दे सकते हैं। फिर बहुत सारे आजकल पैरामेडिकल कोर्सेज आते हैं, जैसे फिजियोथेरेपी का कोर्स है। इसके अलावा जो हमारा मेडिकल का शोबा है,
तो उस शोबे में हमें सिर्फ डॉक्टर्स की जरूरत नहीं होती है, हमें वही जो मेडिकल स्टाफ बोलेंगे, नर्सिंग के स्टाफ की जरूरत होती है। तो हमारे नर्सिंग स्कूल्स भी हैं, और नर्सिंग में ऐसा नहीं कि सिर्फ आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, आप मास्टर्स इन नर्सिंग, आजकल नर्सिंग भी बहुत स्पेसिफिक हो चुकी है, और नर्सिंग में पीएचडी भी होती है, मतलब आजकल ऑन्कोलॉजी के नर्सें, पीडियाट्रिक नर्सिंग, है ना, इस किस्म के बहुत सारे, कभी नर्सिंग पर भी एक पूरा प्रोग्राम किया जा सकता है। तो ये जो थोड़ा सा बायोलॉजिकल साइंसेज, जिसको कश्मीर में उर्फ आम में नॉन मेडिकल कहते हैं, तो उसके लिए मैंने इतना सा बताया। अब मैं आ जाती हूँ जो मेरी खुसूसियत है, यानी कि नॉन मेडिकल, है ना। हमारे यहाँ तो एनआईटी में मैं प्रोफेसर हूँ, तो जेई के थ्रू बच्चे आते हैं, लेकिन जेई का एक एक्सटेंडेड लिस्ट होता है। एक्सटेंडेड लिस्ट से बच्चे आईसर में जा सकते हैं। आईसर क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। यहाँ पे 5 साल का प्रोग्राम होता है, 3 साल का ग्रेजुएशन और 2 साल का मास्टर्स, तो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है। और इस प्रोग्राम में ये 7 जगहों पर होता है। आईसर कोलकाता में है, आईसर मोहाली में है, आईसर तिरुवनंतपुरम में है, आईसर बहरामपुर है, आईसर तिरुपति है, आईसर भोपाल है, तो इन सब जगहों पे। और यहाँ पे जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, इसमें बच्चों को बायोलॉजिकल साइंसेस भी पढ़ाते हैं और मैथमेटिकल साइंसेस, अलग नहीं है। मतलब जो बायोलॉजिकल साइंसेस, जो मेडिकल, नॉन मेडिकल, दोनों के बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और एक तो जेई का रूट हो गया, और दूसरा है स्टेट कट ऑफ, यानी कि जब आप आईसर के साइट पर जाएंगे तो जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए कट ऑफ परसेंटेज कुछ दिया होगा, मान लीजिए 88%, 90%, जो भी है, तो वो कट ऑफ देख के आप एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपने जेई नहीं भी दिया है तो भी, जैसे बायोलॉजिकल साइंस वाले बच्चे नहीं दे सकते, बट दे आर ऑल्सो एलिजिबल। एलिजिबिलिटी के बाद आपको एप्लीकेशन उनको डालना होगा, और तब वो आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जिसको डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी लेता है। उस इम्तहान को नेस्ट इम्तहान बोला जाता है, और अभी उसके फॉर्म भरने की तारीख है, और उसका सेंटर श्रीनगर में भी होता है ना। जेई का तो होता ही है, नीट का भी होता है, तो उसी तरह से नेस्ट का भी होता है। नेस्ट के इम्तहान के बारे में बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है। तो नेस्ट जो है खास तौर से डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का, और इसमें 2 इदारे होते हैं। एक है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी सेंटर फॉर एक्सेलेंस इन बेसिक साइंसेस, और दूसरा है नाइसर भुवनेश्वर, ठीक है। इकरा, तो मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोल रही हूँ? ज्यादा जल्दी? नहीं, आप बहुत अच्छा बोल रही हैं, और जो इस वक्त बच्चों की जरूरत है आप उस मुताबिक बोल रही हैं, जहाँ बच्चे जा हाँ सकते हाँ हैं उस हाँ, मुल्क से हम बात कर रहे हैं। जी। ठीक है, ठीक है। तो इसके अलावा जो हम जेई इम्तहान देते हैं, तो उसमें एक और इदारा है, उसको आईआईएससी कहते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि बेंगलोर में है, और उसका क़याम आईआईटी से पहले हुआ था। मैं बेसिक साइंसेस के कोर्सेज पे ज्यादा जोर क्यों देती हूँ? क्योंकि टेक्नोलॉजी हम अपनी ज्यादा डेवलप नहीं करते अपने मुल्क में। टेक्नोलॉजी हम इंपोर्ट करते हैं, हम इंजीनियर्स को एक वर्कर्स जैसा बना देते हैं, और हमारे जो अच्छे इंजीनियर्स होते हैं वो फिर बैरूनी मुल्क चले जाते हैं, ब्रेन ड्रेन जिसको कहते हैं, और वहां जाके टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, वो टेक्नोलॉजी आ जाती है। तो हमें जरूरत है साइंसदान बनाने की लोगों को, तो वो साइंस के कोर्सेज में जाने के लिए मैं ये कुछ इदारों के, जैसे आईसर या नाइसर या यूएमडीए, सीबीएस का नाम बताया, या आईआईएससी का नाम बताया। उसके अलावा कोई भी टेक्नोलॉजी या साइंस की पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हमें रियाजी की पढ़ाई बहुत जरूरी है, और रियाजी में हमारा सूबा काफी पीछे है। कश्मीर में सब लोग कहते हैं जॉब की कमी है, जॉब की कमी है। यहाँ सिर्फ, हाँ, रियाजी एक ऐसा शोबा है जिसके लिए जितनी आसानियां हैं उतने लोग नहीं मिलते हैं। तो रियाजी में आने की जरूरत है, और रियाजी पढ़े तो अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े। तो उसमें है चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट है, या आईएमएससी, इंडियन मैथमेटिकल साइंस इंस्टीट्यूट, ये दोनों वहीं पे है, तमिलनाडु, चेन्नई में ही। और ये माया नाज इदारे हैं, और इसमें सिर्फ
रियाजी की तालीम नहीं होती, हम्म, इसमें कंप्यूटर साइंस भी है। अब हर बच्चा आज के जमाने में समझ रहा है हम कंप्यूटर इंजीनियर बनेंगे। भाई तो कंप्यूटर साइंटिस्ट भी बन जाओ, कंप्यूटर इंजीनियर ही बनना सबको जरूरी नहीं, कुछ हम्म, कंप्यूटर साइंस की तरफ भी जाए। और वो कंप्यूटर साइंस करे तो CMI से करे, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट से करें, या फिर ISI से करें, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है कोलकाता में। तो पढ़ना है तो किसी मायानाज इदारे से पढ़े, है ना। मतलब हम उर्दू में बोलते हैं कि मैं दरअसल बिहार से हूँ, तो हम बोलते हैं टुटपुंजिया, यानी कि बस ऐसे ही लश्टम पश्टम छोटे मोटे इदारों से ना पढ़े, अपना जो है ना गोल ऊंचा जी, रखे, है ना। और उसके बाद फिर आप कितनी मेहनत करते हैं और कहाँ होता है ये आपकी तकदीर है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर इम्तहान आप क्वालिफाई कर लें, और उसमें हरासा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इम्तहान के दिन बहुत कुछ हो सकता है। मान लिया आपकी तबीयत खराब हो गई, घर में कुछ हो गया, ट्रैफिक जैम में फंस गए, तो जो चीजें आपके काबू में नहीं है, जो कॉन्स्टेंट्स, तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आपके काबू में क्या है, जो तलबा और तालिबात सुन रहे हैं, तो उनके काबू में यह है कि वो एकदम आराम से तैयारी करें अपने जो भी उन्होंने करियर चुना है। मैं जो ये बातें बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि रुबाब मैम ने बोला तो सबको इसी फील्ड में जाना, मैं बहुत सारे अलग अलग शोबों का बताऊंगी। तो आप गौर से सुने इस प्रोग्राम को, क्योंकि ये वेब पर आएगा, तो आप इसको दोबारा भी, एक बार में अगर कोई चीज रह गई होगी, बस कीवर्ड्स पर आपको ध्यान देना कि जो मैंने इंस्टीट्यूट का नाम बोला, मैंने नेस्ट बोल दिया, आप NEST लिख लीजिए, भाई गूगल साहब तो है ही, वो आपको उसका वेबसाइट दे देंगे, फिर आप वेबसाइट पर आपको इम्तहान की डेट मिल जाएगी, आपको ब्रोशर मिल जाएगा, आपको एलिजिबिलिटी मिल जाएगी, आपको लिस्ट ऑफ सेंटर्स मिल जाएगा, है ना। तो आज के जमाने में बहुत सारी चीजें आसान भी हो गई हैं, तो है ना, मैंने ये सब कुछ रियाजी वगैरह और साइंस जी, का बता दिया। तो अब इसके अलावा एक कोर्स होता है BSc B.Ed का, है ना। B.Ed यहाँ पे कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी होता है, हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज जो है MA रोड में, वहां भी होता है। तो लेकिन इसके अलावा एक प्रेस्टिजियस B.Ed का प्रोग्राम है, वो इंटीग्रेटेड है। आजकल इंटीग्रेशन का भी जमाना चल रहा है कि बच्चों का सेशन की वजह से वक्त ना खराब हो, एक ही बार अगर आप 3 ईयर डिग्री कोर्स लेते हैं कुछ भी आर्ट साइंस ह्यूमैनिटीज जिसमें करके, फिर आप 1-2 साल सोचने में लगाते हैं, रिजल्ट निकलने में लगता है, फिर आप B.Ed का एंट्रेंस देते हैं, तो उसके बजाय आप सीधे +2 के बाद भी RIE रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, वो भी हिंदुस्तान में 4-5 है, और जम्मू एंड कश्मीर का कोटा जो है वो अजमेर में है, तो आप वो अजमेर वाला एग्जाम दे लें तो 4 साल का ये कोर्स आप कर सकते हैं। उसके बाद कुछ बच्चे होते हैं जिनको डिजाइन का एप्टीट्यूड होता है, तो वो आर्किटेक्चर में कर सकते हैं। डिजाइन के बारे में मैं फिर तफसील से बताऊंगी, फिलहाल में एक चीज रह गई इंजीनियरिंग में, तो वो है कि हमें जॉब करनी है। अब इतने सारे बच्चे हैं कश्मीर में, सब चाहेंगे कि हम कश्मीर में पढ़ें और यही नौकरी ले, तो नामुमकिन है। इसी वजह से ज्यादातर बच्चे सिविल इंजीनियरिंग ले लेते हैं, ठीक है ना, कि हमें जी कश्मीर में जॉब करना है। तो अब उसमें है ना, बहुत ज्यादा ग्लट हो गया है सिविल इंजीनियर्स का यहाँ पे। और पहले एक ही इदारा था जो इंजीनियरिंग कराता था, यानी पहले उसको REC कहते थे, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, जो अब NIT है। अब इदारे भी कई हो गए हैं, GCET है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी है, कश्मीर यूनिवर्सिटी है, तो इतने सारे इंजीनियरिंग, और सब सिविल इंजीनियरिंग लेके सोचते हैं कि जी बस अब कश्मीर में नौकरी मिल जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं, आप एडवेंचरस हैं, तो आप इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कीजिए, यानी है ना, जो समुद्र से रिलेटेड साइंस और इंजीनियरिंग की पढ़ाई जहाँ पे होती है। तो जाहिर सी बात है ये कोस्टल एरियाज में होगी, पहाड़ी एरिया में तो, माउंटेन पर कश्मीर की वादी में तो होगी नहीं, है ना। तो ये आपको जाना है फिर मुंबई या विशाखापट्टनम, है ना, या कोची जाना है इसके लिए, या कोलकाता जाना है। कोस्टल एरिया में ये IMU के 4-5 ब्रांचेस हैं, मेन यूनिवर्सिटी मुंबई में है, और इसके बाकी ब्रांचेस जो मैंने कहा बाकी साउथ इंडिया में और नॉर्थ ईस्ट में कोलकाता में है। तो ये यूनिवर्सिटी भी 4 साल का इंजीनियरिंग का कोर्स ऑफर करती है ना, मरीन इंजीनियरिंग और नेवल आर्किटेक्चर में। और इस कोर्स में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत है, हमारी अपनी भी इंडिया में भी बहुत सारी नेवल शिप्स हैं। इसके अलावा आप
बाहर करियर के लिए ट्राई कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं हमारे टाइम में। और इसका सेंटर जो है, पहले कश्मीर के बच्चे IMU का इम्तिहान नहीं भरते थे, मैंने कई बार काउंसलिंग में बताया, तो उसके बाद से बच्चों का रुझान इस तरफ आ गया और लोग फॉर्म भरने लगे, तो अब इसका सेंटर भी कश्मीर में होने लगा है ना। किसी भी इम्तिहान का सेंटर कश्मीर में होने के लिए वो चाहते हैं कि कम से कम 50 या 100 तालिब इल्म इसका फॉर्म भरे, ठीक है ना। तो जब ज्यादा से ज्यादा बच्चे फॉर्म भरेंगे तो हमारी अपनी वादी में भी इसका सेंटर हो जाता है। तो और इसके अलावा एक और कोर्स जो है मेडिकल नॉन मेडिकल सबके लिए, वो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी है, राजबाग वाला। वो BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट करवाते हैं, और उनकी प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी है। जिस तरह हम कैंपस प्लेसमेंट करवाते हैं NIT वाले, तो उसी तरह से वो लोग भी कैंपस प्लेसमेंट करवाते हैं। तो वो उनके इम्तिहान का नाम है NCHM JEE, है ना। JEE वो भी है लेकिन हाइफिनेटेड, NCHM JEE, ठीक है। तो वो है ना, वो इम्तिहान दे सकते हैं बच्चे। इसके अलावा एक इम्तिहान जिसका बहुत कम लोगों को इल्म है, वो है रेलवेज का। वो +2 के बाद ही ले लेते हैं अप्रेंटिस, मतलब वो इंजीनियरिंग का अप्रेंटिस ले लेंगे, उसी टाइम से उसको स्कॉलरशिप भी, कुछ फेलोशिप भी देंगे, 4 साल पढ़ाएंगे भी, और उसके बाद नौकरी भी दे देंगे। बाकी जो है ना, कहीं आपको प्लेसमेंट लेना है, कैंपस प्लेसमेंट में बैठना है, अगर मिल गई प्लेसमेंट तो बहुत अच्छा, नहीं मिली तो फिर आपको मतलब घिसना है। और यहाँ पे क्या है, ये SCRA का जो एग्जाम है, स्पेशल रेलवे अप्रेंटिस है ना, तो इसमें आपको जी +2 के बाद ही नौकरी मिल जाएगी। तो अब सवाल ये होता है कि फॉर्म कहाँ से भरेंगे भाई। तो UPSC का नाम सुना होगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उसका वेबसाइट खोल लीजिए और वहीं पे देख लीजिए कब इस इम्तिहान का, बस नाम याद रखिए, कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे सुन रहे हैं, अभी लाइव सुन रहे हैं या बाद में रिकॉर्डिंग सुनेंगे, तो वो अपने मोबाइल में कीवर्ड टाइप करते जाएं, SCRA, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस। तो टाइप कर दिया तो सारी तफसील, बस गूगल है आजकल जो बहुत बड़ा गाइड है, सर्च इंजिन, आपको तफसीलात फिर वहां से मिल जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ आपको कीवर्ड मालूम होना चाहिए। तो अब मैंने मेडिकल भी कवर कर दिया, इकरा, मैंने नॉन मेडिकल भी कवर कर दिया। अब मैं आती हूँ डिजाइन की तरफ, ठीक है। आजकल डिजाइन का जमाना है ना, आइडिया का जमाना है। पहले यही 2 फील्ड करते थे, तो अब डिजाइन के अलावा फिर फाइन आर्ट्स वगैरह भी वो चीजें हैं, पेंटिंग एंड, तो उसके बारे में भी लोगों को पता है। अपना जो पेंटिंग का इंस्टीट्यूट है या फाइन आर्ट्स का, वो तो कश्मीर यूनिवर्सिटी में है। लेकिन एक फील्ड होता है डिजाइन का, थोड़ा थोड़ा लोगों को पता है, जैसे फैशन डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन, एक्सेसरी डिजाइन, ऐसे करके। तो इसके जो इदारे हैं, कहाँ से इसकी पढ़ाई होती है, तो पहले मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का एक इदारा हुआ करता था इंडिया में, इकलौता इदारा, बहुत पुराना, अहमदाबाद में, NID। तो NID में 4 साल की डिग्री देते, बिल्कुल इंजीनियरिंग की तरह उसको लिखते हैं, B.DES, बैचलर ऑफ डिजाइन की डिग्री। तो उसका अपना फॉर्म निकलता, आप NID लिखेंगे तो तफसीलात मिल जाएंगी बच्चों को वहां। लेकिन अब NID की 2 ब्रांचेस और भी खुल गई, एक बेंगलुरु में, एक इधर कुरुक्षेत्र वगैरह में। तो लेकिन फिर भी 3 इदारा है, इतना बड़ा मुल्क, सीट भी वो लोग कम रखते हैं, तो इसलिए NID थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा, जिसको डिजाइन का एप्टीट्यूड, डिजाइन थिंकिंग वगैरह होगी, और ये लोग 2-3 लेवल में, एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ले लेंगे रिटन, उससे बच्चों की को शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे। उसके बाद उनको कुछ मटेरियल वगैरह देते हैं कि आप आइडिएशन, है ना, कि यहाँ से सामान उठाइए और कुछ बना के उनको दिखाइए। तो इस किस्म के उनके 2-3 लेवल के इम्तिहान होते हैं। तो खैर ठीक है, जिसको क्रिएटिविटी है, जिसको शौक है, तो उसको कोशिश करना है। उसके अलावा 16 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी खुल गए, और जो हमारे सूबे जम्मू कश्मीर में भी है, इनका अपना कैंपस हुमहामा बरगाम में बन गया है। हाँ, तो और अभी तक हमारे यहाँ
मतलब जम्मू कश्मीर में जो है से हुमामा वाले इंस्टीट्यूट में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में अभी 2 ब्रांचेस खुली हैं, क्योंकि वक्त लगता है और ब्रांचेस खोलने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। तो फिलहाल इसमें जो 2 ब्रांचेस हैं, एक का नाम है फैशन कम्युनिकेशन और दूसरे का नाम है फैशन डिजाइन। ठीक है, आजकल सिर्फ डिजाइन करने से नहीं होता, मार्केटिंग, और मार्केटिंग के लिए क्या चाहिए, तो कम्युनिकेशन चाहिए। ठीक, और मास्टर्स प्रोग्राम भी इन सब में कई निफ्ट में होते हैं। जैसे सबसे पुराना निफ्ट जो है दिल्ली हौस खास का है, तो उनके यहाँ सभी ब्रांचेस हैं। उनके यहाँ टेक्सटाइल डिजाइन का भी ब्रांच है, उनके यहाँ एक्सेसरी डिजाइन का भी ब्रांच है, उनके यहाँ निटवेयर डिजाइन का भी ब्रांच है, उनके यहाँ लेदर डिजाइन का भी ब्रांच है। तो इसके अलावा एक अलग इदारा भी है फुटवेयर टेक्नोलॉजी के डिजाइन का। ठीक है, और फिर डिजाइन के मतलब स्टेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं, जैसे कारपेट टेक्नोलॉजी का उधर वाराणसी में हो गया, भदोही में हो गया, फिर फुटवेयर का है, और जयपुर का अपना, जयपुर में एक स्टेट गवर्नमेंट का डिजाइन है। फिर एक यूनिवर्सिटी है विमेंस यूनिवर्सिटी, उसको वनस्थली विद्यापीठ बोलते हैं। तो वनस्थली विद्यापीठ तो विमेंस यूनिवर्सिटी है, तो उसमें भी डिजाइन का कोर्स है औरतों के लिए, है ना। तो इस तरह से अब लेकिन डिजाइन में ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ लेडीज या खवातीन ही जाती हैं, इसमें हाँ मतलब सबके लिए है। तो लेकिन सिर्फ वनस्थली वाला जो है, चूंकि इट्स अ विमेंस यूनिवर्सिटी, तो वहां सिर्फ खवातीन का दाखिला होगा। ठीक है, लेकिन अभी जितने मैंने डिजाइन के कोर्सेज बोले, तो इसमें प्रोडक्ट डिजाइन, ऑटोमोबाइल डिजाइन वगैरह जैसी बात नहीं आई। तो उस किस्म के जो डिजाइन है, जो इंजीनियरिंग डिजाइन के कोर्सेज हैं, वो आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी गुवाहाटी करवाता है, और उसका एग्जाम अलग होता है। उनकी डिग्री का भी नाम B.DES है, बैचलर ऑफ डिजाइन, लेकिन उनके इम्तिहान का नाम है यूसीड, UCEED, यूसीड के जरिए होता है। तो जिन बच्चों को इस किस्म की डिजाइन में दिलचस्पी है, तो वो फिर यूसीड का, और यूसीड की सीटें जो जेई से इंजीनियर्स आते हैं तकरीबन, है ना, मतलब 20-30 हजार सीटें होती हैं, उसके मुकाबले में यहाँ 100-200 सीटें होती है। तो ये एक निशे एरिया है, लेकिन मतलब जिसको डिजाइन में बहुत शौक होगा तो उसके लिए, और आगे जमाना मतलब देखते हैं ना, आजकल इतना कंपटीशन है कि फिर हर कोई कार लेने जाता है तो देखता है, देखने में इसका क्या डिजाइन है, क्या है ना, हर तरह की चीजें हैं। इवन घर के डोमेस्टिक अप्लायंस में भी मतलब कि उसकी इफादियत के हर एक का फंक्शन कैसा, उसमें सिर्फ ब्यूटिफिकेशन का डिजाइन नहीं, लेकिन ब्यूटी ऑल्सो एन एस्पेक्ट कि भाई घर के तमाम डेकोर के साथ ये कैसा होगा। और उसके बाद हम आर्किटेक्चर की तरफ जाएंगे, तो आर्किटेक्चर भी डिजाइन का ये कोर्स है, बिल्डिंग डिजाइन का कोर्स है ना। तो आर्किटेक्चर के लिए नाटा, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्टिंग आर्किटेक्चर होता है। इसके अलावा जेई में भी 2 शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, तो सुबह वाला शिफ्ट जो इंजीनियरिंग के लिए होता है, और शाम वाला शिफ्ट जो है उसमें ड्राइंग और आपको 3D विजुअलाइजेशन क्या है, उन सब चीजों का इम्तहान लेते हैं। तो उसके जरिए NITs में और कुछ IITs में जहां जहां आर्किटेक्चर होगा, और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, ये सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है आर्किटेक्चर के लिए, तो उसमें लेते हैं। और उसके अलावा भी तकरीबन 150 इंस्टीट्यूट पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में है, तो वहां पे जाते हैं। और आर्किटेक्चर ही डिजाइन में फिर इंटीरियर डिजाइन भी आता है, और इंटीरियर डिजाइन के कुछ कोर्सेज डिप्लोमा के भी होते हैं और कुछ डिग्री के भी कोर्सेज होते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने डिजाइन को भी कवर कर लिया इकरा। ठीक है, तो अब मैं जो थोड़ा सा ह्यूमैनिटीज पे भी बता देती हूँ। हाँ, तुम कुछ बोल रहे हो? ह्यूमैनिटीज, लेकिन कबल एक सवाल है जहन में, जो कि हम लोगों ने दरअसल ये जो आज सेशन हमने कंडक्ट किया यहाँ, इसका यही मकसद था कि बिल्कुल हमारा जो मेन फोकस था कि नॉन मेरिट जो इससे है कि हमारे पास अगर हम जेई का एग्जाम देते हैं, उसमें सीट्स तो मखसूस है, लेकिन फिर जो बाकी बच्चे बचते हैं वो जाएंगे कहाँ? उस ताल्लुक से आपने तफसीलन बताया कि कहाँ जा सकते हैं, कौन कौन से एरियाज यूटिलाइज कर सकते हैं, कहाँ उनकी जरूरत आन पड़ सकती है। लेकिन एक सवाल, जो कि
इंजीनियरिंग का जो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर की हम बात करेंगे, जो आज से तकरीबन 3 दहाई पहले था, मेरे ख्याल से वो आज भी बरकरार है। हमारे पेरेंट्स भी यही सोचते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग बस इतना ही है, उसके बाद कुछ है ही नहीं। लेकिन आपने वज़ाहतन बताया और फिर साथ ही वक़्त के साथ-साथ टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन हुआ, कंप्यूटर, नेटवर्किंग वो सारा, और इलॉन मस्क और रिचर्ड बी ब्रैंसन इन जैसी शख्सियात का जब एक नजरिया रहा, विजन रहा, आजकल हम महदूद नहीं है उन फील्ड्स की ओर, आजकल हम इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग की ओर ही महदूद नहीं है। हम मैंने कई सारे इंजीनियरिंग का नाम भी सुना, यहाँ मैं जिक्र करना चाहूंगी, जैसे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग, जैसे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। मेरे ख्याल से ये तो हमारे जहनों में है ही नहीं। जरा इस ताल्लुक से थोड़ा तफसीलन हमें समझाएं ताकि जो देख रहे हैं हाँ, वो भी समझ। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग होती है, ये मैंने आईआईटी दिल्ली से पीएचडी की हुई थी। तो जब जी मैं आईआईटी पहुंची तो मुझे पता चला, है ना, जैसे तुम्हारी हालत है, मैं भी जब तक एमएससी वगैरह कर रही थी तो मुझे यही पता था, 2-4 नाम, कि भाई पुराने ज़माने में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल, यही 3 होते थे। और एक चीज़ मैंने सुनी थी कि इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर, हमारी एक सहेली के वालिद थे इंस्ट्रूमेंट, मैं सोचती थी भाई ये इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग क्या भला है? तो उसके बाद खैर पीएचडी करके तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग पे पहले आते हैं कि आजकल जो मेडिकल का फील्ड है, उसमें कितने सारे डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं और इंजीनियर्स की ज़रूरत होती है उनको। जैसे एक्स-रे मशीन है, पेट यस स्कैन, सीटी, ये सारी चीज़, जितना डायग्नोस्टिक का टूल है ना, वो सारे इंजीनियर्स डिज़ाइन करते हैं। तो इंजीनियर कब डिज़ाइन करेंगे? जब उनको ह्यूमन बायोलॉजी पता होगी तब, तभी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसलिए ये बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का कोर्स बनाया गया है, ठीक है? तो हमारे एनआईटी में अभी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग नहीं है, हमारे एनआईटी में केमिकल इंजीनियरिंग है और मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग है ना? पहले एक मेटलर्जी होती थी कि भाई उसमें कुछ मेटल्स के बारे में पढ़ाया जाता था, और जैसे रेलवे की पटरियाँ बिछानी है या गोंडोला के लिए रोप कितनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उसका स्ट्रेंथ, तो मेटल के बारे में थी इंजीनियरिंग। और जहाँ पर अब आगे मटेरियल्स इंजीनियरिंग, है ना, मटेरियल साइंस भी होता है, मटेरियल्स इंजीनियरिंग भी, अब आजकल नैनो इंजीनियरिंग भी एक चल पड़ी है। तो ये है कि मटेरियल्स को हम कैसे मैनिपुलेट करके अपनी जरूरत की चीजें बनाएंगे। तो बना ये सकते हैं बिल्कुल। हाँ, हाँ, हाँ। और आजकल एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हाँ, ट्रू। कंप्यूटर साइंस ब्रांच में हमने कंप्यूटर साइंस भी एनआईटी में खोला हुआ है, हमने आईटी भी खोला। ये 2 नई ब्रांचेस, जब मैंने एनआईटी ज्वाइन किया था तब ये 2 ब्रांचेस नहीं थी, तो ये मेरे ज्वाइन करने के बाद। और जो मेटलर्जी डिपार्टमेंट था, तो पहले मेटलर्जी कराता था, अब उसको मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग बोला जाता है, ताकि नैनो लेवल पर भी हम सिर्फ मेटल्स की बात ना करें, नॉन मेटल्स जैसे सेरामिक वगैरह है उसकी भी आजकल मतलब मटेरियल्स में बहुत ज्यादा चेंज करके जरूरत के मुताबिक चीजें बनाई जा रही हैं हमारे, है ना। अगर हमारे जी जिस्म का कोई मतलब दांत तो बनाते ही हैं, उसके अलावा और भी किसी हड्डी वड्डी को रिप्लेस करने के लिए जो है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में इन नोवेल मटेरियल्स भी बनाए जाते हैं। इसके अलावा जब हम डेटा साइंस की बात करते हैं, आजकल उसका भी एक अच्छा खासा स्कोप है, हाँ, क्योंकि अब बिल्कुल। टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन है, तो जाहिर सी बात है ये सारे फील्ड्स तो हमें देखने को मिलेंगे आने वाले वक्त में, फ्यूचर में। इसका जरा हमें बताइएगा कि किस तरह का स्कोप है। हाँ, डेटा साइंस का भी बहुत ज्यादा स्कोप है, तो जो कंप्यूटर साइंस करें या कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो और उसके अलावा कुछ कुछ इंस्टीट्यूट जो है ना, उन्होंने लिबरल आर्ट्स करके कोर्सेज खोल रखे, यानी जरूरी नहीं कि बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़े, ठीक है, जैसे नॉन मेडिकल में। तो मैं प्राइवेट इंजीनियरिंग, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का जिक्र नहीं करती हूँ, लेकिन कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो नॉट फॉर प्रॉफिट है और जो कुछ अच्छा इनोवेशन कर रही हैं जी एजुकेशन के शोबे में, तो एक अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी है, तो मैंने वहां का कोर्स देखा कि लिबरल आर्ट्स या लिबरल साइंस करके, तो फिजिक्स के साथ आप डेटा साइंस ले लीजिए, आप इकोनॉमिक्स ले लीजिए, तो इस किस्म का कॉम्बिनेशन वो देते हैं।
और डेटा को आजकल हर जगह मैनिपुलेशन की जरूरत होती है, चाहे आप साइंस के शोबे में बात कर लीजिए तो पुराने ज़माने में साइंस की जो खोज होती थी, डिस्कवरी होती थी, वो छोटी-मोटी आइसोलेटेड लैब में भी हो जाती थी। आपने सर्न का नाम सुना होगा, बीच में गॉड पार्टिकल भी लोग हिग्स बोसॉन को बोल रहे थे। तो वहाँ पर इतना ज़्यादा डेटा जनरेट हो जाता है एक्सीलरेटर के एक्सपेरिमेंट से, या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप अभी गई, जेम्स वेब टेलीस्कोप, तो वो जो ऑब्जर्वेशन लगी, मैं साइंस के हिसाब से बोल रही हूँ ज़्यादा, तो वो बहुत ज्यादा डेटा जमा हो जाता, फिर उन डेटा को हैंडल करके काम की बातें निकालना और प्रोग्रामिंग करना, तो ये सारी चीजें डेटा साइंस में आती हैं। तो डेटा साइंस में एज सच ग्रेजुएशन आप उसमें स्पेशलाइज कर सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। अगर आपने या तो जो मैंने अजीम प्रेम जी का कोर्स कहा, या फिर आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से कंप्यूटर साइंस या आईटी कर रहे हैं, तो उसके बाद यू कैन स्पेशलाइज इन डेटा साइंस। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कंप्यूटर के साथ मुंसलक हैं, तो आप उनमें भी नौकरी, जैसे आईबीएम है, तो पहले फिजिक्स का बंदा नहीं सोच सकता था या फिजिक्स का कोई स्टूडेंट की आईबीएम में नौकरी मिलेगी। तो अब हमारे एक जम्मू कश्मीर के हैं रिसर्च स्कॉलर, तो उनको वहां पे नौकरी मिली है, और वो इस के लिए कि किस किस्म की पढ़ाई करना है, मतलब एमएससी या बीएससी फिजिक्स के बाद कौन से कोर्स लेना है, तो उस पर वो भी काउंसलिंग देते हैं। खास मेरी काउंसलिंग तो जनरल थी, बहुत सारी चीजों को टच किया, तो कभी सिर्फ डेटा साइंस में भी आप उनसे ना उनसे राब्ता कायम करके डेटा साइंस पर कर सकते हैं। काम अब इस करना। वजह से बायोमेडिकल साइंस का बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का जिक्र यहाँ पर हुआ, क्योंकि नाउअडेज हम देखते हैं कि सर्जरीज आर बीइंग कंडक्टेड बाय रोबोट्स। रोबोट्स, हाँ, रोबोटिक सर्जरी। हमें फकत डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है, दैट मीन्स हमें इस फील्ड में अब इंजीनियर्स की भी जरूरत है, लेकिन उस ताल्लुक से लोगों को मालूम ही नहीं है, बच्चों को हाँ, मालूम ही नहीं है। हाँ, उसमें स्पेशलाइजेशन करना होता है। और फिर जो आईसर के कोर्स है, यूएमडीए सीबीएस के कोर्स है, नाइसर्स के कोर्स हैं, तो वो 5 साल का, जैसे मैंने बताया, इंटीग्रेटेड कोर्स। तो आपका अब ये जो मेडिकल नॉन मेडिकल में हम यहाँ सेग्रीगेट कर देते हैं हिंदुस्तान में या जम्मू कश्मीर में, तो उस चीज को खत्म किया गया है। मतलब आजकल मैथमेटिकल बायोलॉजी एंड बायोलॉजिकल मैथमेटिक्स जैसे भी मतलब शोबे शुरू हो रहे हैं। तो तमाम बच्चों को जिनका बायोलॉजी है, तो उनको मैथमेटिक्स का रियाजी का ब्रिज कोर्स करवाते हैं, और जिनका मैथमेटिक्स है तो उनको बायोलॉजी का कोर्स भी करवाते हैं, ताकि आप आगे जो आपको डिजाइन प्रोसेस करना है उसमें आप जा सकें। जरूरी नहीं है कि आप एक एमबीबीएस डॉक्टर ही हो। आजकल मेडिसिन के फील्ड में मतलब रिसर्च करके भी लोग उस फील्ड में आ रहे हैं। जैसे एक सर्कैडियन रिदम, जो आजकल बहुत से लाइफस्टाइल डिजीज हो गई है, तो मैंने देखा कि बायोलॉजिकल साइंसेज में रिसर्च करके लोग भी उसमें जा रहे हैं। एक फील्ड जैसे सर्कैडियन रिदम है कि हम किस वक्त सोते हैं, उठते हैं, उससे हमारे जिस्म, हमारी सेहत कैसे मुतासिर होती है, और ये तुलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब से इसका क्या ताल्लुक है। तो उस चीज को रिलेट करने वाली साइंस को और हमारी सेहत को रिलेट करने वाली साइंस को बस अभी मैंने कुछ दिनों पहले सर्कैडियन रिदम पर मैं पढ़ रही थी एक किताब, तो उसी हवाले से मुझे अभी याद आ गया। तो कहने का मतलब है कि या न्यूक्लियर मेडिसिन का शोबा है ना, Yes. मतलब जैसे जहां पर रेडिएशन थेरेपी देते हैं मरीजों को, तो उस शोबे में एमबीबीएस डॉक्टर भी होते हैं, और जो रेडिएशन थेरेपी के कोर्स एमएससी करके जो स्टूडेंट एमएससी फिजिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी। तो ये एक कोलैबोरेटिव वर्क होता है। उसी तरह से जो आप रोबोटिक सर्जरी की बात कर रहे थे, तो वो फिर स्पेशलाइज करना पड़ेगा। तो वो स्पेशलाइजेशन इंसान कब कर सकता है, जब उसको दोनों फील्ड का बैकग्राउंड हो, बायोलॉजी का भी, मैथमेटिक्स का भी थोड़ा सा आइडिया। जी, ये तो रही बात मेडिकल की, नॉन मेडिकल की। अब हम आते हैं ह्यूमैनिटीज की ओर, जहां मैंने आपको रोका था इन बिटवीन। हाँ, वो सवाल अपनी जगह महफूज है और आपका जवाब भी अपनी जगह महफूज है, तो हम चाहेंगे कि अब हम ह्यूमैनिटीज की ओर आए। हाँ, बिल्कुल। बिलखुसूस जब आर्ट्स का इंतखाब करते हैं
12th के बाद हम देखते हैं कि कई सारे बच्चे फिर सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करते हैं, आगे जाते हैं, एंड देन पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, इस तरह के सब्जेक्ट्स रहते हैं जहां वो फिर आगे बढ़ते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करके ही सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं। बस इतना ही महदूद है क्या? इसके अलावा नहीं, ये भी कश्मीर में मैं 20-22 साल से हूँ, तो जी। यहाँ भेड़ चाल होती है। जैसे पहले सिविल सर्विसेज था, किसी ने, अब किसी एक बंदे ने, वो हमारे बिल्कुल, यू आर राइट। एनआईटी, हाँ हमारे एनआईटी का एक बंदा था, तो इंजीनियरिंग करके जी उसने किया, फिर उसके देखा देखी कई लोगों ने, और फिर रैंक भी अच्छी अच्छी आने लगी यहाँ के लोगों के। तो अब हमारे एनआईटी के बहुत से एलुमनाई हैं जो सिविल सर्विसेज में गए, अच्छी बात है। तो आर्ट्स लेने का सिर्फ यही मकसद नहीं है, आर्ट्स में या ह्यूमैनिटीज जिसको कहते हैं, तो उसमें बहुत सारी फील्ड है। इसमें इंग्लिश है, इसमें साइकोलॉजी है, इसमें मतलब इंग्लिश के अलावा और बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, इसमें डेवलपमेंट स्टडी है, इसमें हिस्ट्री है, इसमें सोशल वर्क है ना, सोशल स्टडीज अलग है, सोशल वर्क अलग है, और इतनी सारी डेवलपमेंट एजेंसीज काम कर रही हैं, तो उन सब के साथ इंसान काम कर सकता है। जॉब अपॉर्चुनिटीज वहां पे हैं, और इकोनॉमिक्स में भी अच्छी खासी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। तो मैं इसमें एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम के बारे में बताना चाहती हूँ, जो कि आईआईटी मद्रास कंडक्ट करवाता है, HSEE कहते हैं, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो बच्चा अगर सिर्फ HSEE लिख देगा, ये शायद तकरीबन सन 2009 में आईआईटी मद्रास ने शुरू किया था। सीट इसमें भी ज्यादा नहीं है, 40 ही सीट है, तो 20 डेवलपमेंट स्टडीज में होती हैं, 20 इंग्लिश में होती हैं। लेकिन और साथ में वो फेलोशिप भी देते हैं, बच्चे को मंथली फेलोशिप देते हैं, और साल भर की फी भी कुछ ज्यादा नहीं है, मतलब सिर्फ महज 20,000 रुपया फी है इसकी, सालाना फीस, ठीक है ना। और जो मैं उधर साइंस में भी एक जो नेक्स्ट एग्जाम का बताया था, तो वहां से जो बच्चे यूएमडीए सीबीएस में जाते हैं या नाइसर में, तो वहां भी फीस महज 10,000 रुपया सालाना है, ठीक है ना। तो जो लोग कहते कि भाई हम कैसे पढ़ें, हमारे घर में मतलब इतनी माशी जो है उतना अच्छा माशी हालत नहीं है, पैसों की किल्लत है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सारे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी हैं जो स्टेट के दूसरे सूबे में भी, तो आप मतलब गवर्नमेंट इदारों में बहुत कम फी होती है, और खास तौर से ये जो प्रेस्टिजियस इदारे हैं, तो आपको जानकारी होनी चाहिए और आप उसकी तैयारी करें, और उसके बाद फिर समझिए कि, और बल्कि जो मैंने नेक्स्ट एग्जाम का बताया था या आईसर वगैरह में, तो वहाँ जो साइंस कर रहे हैं बच्चे, मैं घूम फिर के साइंस पे चली जाती हूँ, तो उनको 5,000 माहाना वजीफा भी मिलता है, फेलोशिप भी मिलती है, और किताब खरीदने के लिए भी उनको पैसा मिलता है, साल में 6,000, और फिर रिसर्च कुछ करनी है तो उसके लिए भी पैसा मिलता है। तो कहने का मतलब है कि ये है ना, वो चीजें थोड़ा ढूंढ के निकालनी पड़ती हैं, है ना। तो अब वापस हम HSEE की तरफ आते हैं। तो डेवलपमेंट स्टडीज क्या है कि हमारे जो जितने वर्ल्ड बैंक है या और सारे डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, जेंडर डेवलपमेंट या कुछ भी, तो इन सारी चीजों में आप एक सेकेंड, हाँ, इन सारी चीजों में मतलब लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो एक HSEE की बात होगी। उसके अलावा पहले एक इंस्टीट्यूट का नाम था सेंटर फॉर फॉरेन लैंग्वेज हैदराबाद, CFL, तो अब उसका नाम हो गया EFLU, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटीज। तो उसमें इंग्लिश है, हाँ, और इसमें पहले ग्रेजुएशन के बाद लोग PG वगैरह के लिए डिप्लोमा, तो अब +2 के बाद ही वो इम्तिहान लेते हैं। तो इसलिए आज मैंने उसका जिक्र किया कि EFLU है आपके लिए या HSEE है, और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के भी बहुत सारी चीजें, और ह्यूमैनिटीज से आप BA BEd कर सकते, जो मैंने RI का इंटीग्रेटेड कोर्स का नाम बताया। और उसके अलावा जो अपने सूबे में आपको इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मैनेजमेंट में होते हैं, उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना, वो एग्जाम लेते हैं CUCET के थ्रू, है ना सर। इसके अलावा इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी है, और उसके अलावा एक
जम्मू कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज भी है, जो रियाजी का कोर्स, तो मैंने वादी के ना 4-5 इंस्टीट्यूट का भी जिक्र किया, और उसके अलावा हमारी अब GCETB गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो सफापुरा में खुल गया है। तो मतलब ऑप्शंस काफी हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम्म, बिल्कुल, अब उन्हें देखने की ज़रूरत है, अपना विज़न जो है उसे ब्रॉड करने की ज़रूरत है, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में इसको देखने की ज़रूरत है। और हमारे यहाँ एक तो इनफ़रादी तौर पर हमारी क्या ज़िम्मेदारी, हम पर क्या ज़िम्मेदारी आयद होती है वो अलग से, लेकिन इज्तिमाई तौर पर अगर हम देखें, जो हमारे यहाँ कोचिंग सेंटर्स है, देखा जाता है, वो अक्सर ट्रेंड्स को फ़ॉलो करते हैं। लाइक नीट के लिए बच्चों को प्रिपेयर कराते हैं, जेईई मेंस वगैरह उसके लिए बच्चों को प्रिपेयर कराते हैं, सिविल सर्विसेज़ के लिए बच्चों को प्रिपेयर कराते हैं। लेकिन ये सारे ऑप्शंस भी है, अगर इस ताल्लुक से एक काउंसलिंग सेशन हो, अगर इस तरह की पढ़ाई की कराई जाए, तो मेरे ख्याल से आने वाला जो फ्यूचर है वो अच्छा रह सकता है, जॉब के हवाले से सिक्योर रह सकता है इस ताल्लुक से। हाँ, और जो बातें मैंने अभी तुम्हें बताई ना, ये मेरे ब्लॉग पर भी मिल जाएंगी, क्योंकि जी, मेरा नाम आ रहा है स्क्रीन पर, तो बच्चे चाहें तो जो, क्योंकि अच्छी चीज ढूंढनी पड़ती है, वीड आपको कहीं पे, घास फूस तो कहीं पे मिल जाएगी, है ना। जब अच्छे पौधे देखने होते हैं तो टिकट लेके मतलब गार्डन जाना होता है, निशात है ना, ट्यूलिप देखना है तो ट्यूलिप गार्डन जाना है, वहां तक जाना है, फिर जाना। नहीं तो घास फूस रोड पर, तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट को मैं कहती हूँ घास फूस। न्यूज़पेपर उठाया तो उसमें भी उन्हीं का इश्तहार होगा, है ना, घास फूस का ही जी, इश्तहार होगा। तो लेकिन जब अच्छे इंस्टीट्यूट ढूंढने हैं तो थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, और जरूरी नहीं कि आपको पैसा लगाना पड़े। मैं मतलब ना सिदक़े जारिया के तौर पर अपने ब्लॉग में ये तमाम बातें लिख दी हैं, और मेरा ब्लॉग ढूंढना भी आसान है। अगर मेरा नाम आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, आप जी, उसको नोट कर लीजिए, गूगल पर सर्च कर लीजिए, मैं ये तुलबा ताल्लुबात को कह रही हूँ, और तो जी, मेरा ब्लॉग आ जाएगा करियर से रिलेटेड। उसमें बहुत मतलब मैंने तकरीबन 99 आर्टिकल उसमें डाल रखे हैं, सब करियर पर नहीं, कुछ जेंडर पे हैं, कुछ साइंस पे हैं, अभी 100वां लिखना बाकी है। 99 पर मैं अटक गई हूँ, 100वें के लिए कुछ अच्छा सा जी, आइडिया अभी जहन में नहीं आ रहा, तो इंशाल्लाह मैं भी सेंचुरी पूरी कर अच्छा। दूंगी। हाँ, जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिमिन रबाब जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मेरे ख़्याल से जिस तरह का आज का ये सेशन रहा, हम तो उम्मीद यही करते हैं कि सब बच्चे इससे इस्तेफ़ादा लें, वो सीखें, कुछ समझें और तब जाके कुछ फ़ील्ड्स का इंतख़ाब करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट। शुक्रिया, और मेरी नेक ख्वाहिशात तमाम जो तलबा तालिबात हैं जो इस बार इम्तहान में कामयाब हुए हैं, और किसी वजह से किसी का कोई पर्चा या किताब वापस आ गई है, तो उसके लिए भी ना हाँ, बच्चे को अफसोस करना चाहिए, ना उनके वालिदैन को। भाई सप्लीमेंट्री इम्तहान का इंतजाम होता है, वो सप्लीमेंट्री दे लीजिए, और उसके बाद अपना बाकी के इम्तहानात की तैयारी करिए, मुकाबला जाती के, और जहाँ फॉर्म निकल रहा है वहाँ फॉर्म भरिए, और खुश रहिए। जी। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।